किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। रबी 2015-16 की प्रमुख फसलों में 100% बीज शोधन पर जोर। फसल बर्बादी पर अब सभी किसान होंगे मुआवजे के पात्र। अब वास्तविक किसानों को ही मिलेगा यूरिया। अब कोयला से बनेगा यूरिया और खुदरा बाजार में बिकेगी जब्त दाल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में फसलों को प्रतिशत कुल क्षति का 26% रोगों द्वारा होती है। फसलों की नियमित निगरानी के अभाव में रोगों से 100% फसल नष्ट हो जाती है। भारत सरकार कृषि मंत्रालय ने 100% बीज शोधन के बाद ही रबी की प्रमुख फसलों की बुआई कराने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत 16 अक्टूबर से 15 नवंबर 2015 तक कृषि विभाग द्वारा बीज शोधन हेतु अभियान चलाकर राजकीय कर्मचारियों अधिकारियों के माध्यम से समस्त ग्राम पंचायतों में कृषकों को प्रेरित किया जाएगा। दैवीय आपदा से फसल बर्बाद होने पर सभी किसान मुआवजे के पात्र होंगे, भले ही बैंक ने किसान के किसान क्रेडिट कार्ड से बीमा की किस्त काटी हो या ना काटी हो। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय संयोजक वीएम सिंह की याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया है। सरकार यूरिया के दुरुपयोग को रोकने तथा कल कारखानों में इसका इस्तेमाल बंद करने के लिए अब विशेष कार्ड के आधार पर वास्तविक किसानों को ही रासायनिक उर्वरक यूरिया उपलब्ध कराएगी और धड़ल्ले से हो रही इसकी बिक्री रोकी जाएगी। कृषि वैज्ञानिक जिस क्षेत्र के लिए जिस मात्रा में यूरिया के उपयोग की सलाह देंगे तथा किसान भूस्वामी होने का प्रमाण पत्र देंगे, उसी के आधार पर उन्हें उर्वरक कार्ड जारी किया जाएगा। सरकार अब गैस के बजाय कोयले से सस्ते दर पर यूरिया बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सरकार चीन से कोयले से तैयार 50 लाख टन यूरिया का आयात कर रही है और अब वह ओडिशा के तालचर उर्वरक संयंत्र में जर्मन तकनीक से कोयले से यूरिया बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। ये तकनीक इंडोनेशिया से भी लेने पर सरकार की ओर से विचार किया जा रहा है। सरकार 50% यूरिया का उत्पादन कोयले से करना चाहती है क्योंकि गैस से भी ये सस्ती पड़ती है। राज्यों में जमाखोरों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत जब्त की गई 82,462 टन दाल एक सप्ताह के अंदर खुदरा बाजार में उतारी जाएगी। राज्यों में सरकारी सहकारिता और अन्य आउटलेट के माध्यम से लोगों को कम कीमत पर दाल उपलब्ध कराई जा रही है। थोक बाजार में भी दाल की कीमतों में कमी आने लगी है। उल्लेखनीय है कि हाल में दाल की कीमत 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी। दिनांक 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सुरक्षात्मक सतर्कता और इस बिंदु पर जोर दे रहा है कि सतर्कता को अलग से नहीं बल्कि इसे सुशासन तथा बेहतर प्रक्रिया संबंधी परिणाम हासिल करने में साधन के रूप में देखा जाए। और आइए अब रुक करते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों की ओर और जानते हैं कि अनाज व सब्जियों के औसत थोक बाजार भाव किस प्रकार रहे। गेहूं पीलीभीत की मंडी में 1,585 रुपए प्रति क्विंटल, लखीमपुर में 1,550 रुपए, बलिया में 1,515 रुपए, हरदोई में 1,525 रुपए और मेरठ में 1,480 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। चना पीलीभीत में 5,270 रुपए प्रति क्विंटल, लखीमपुर में 5,020 रुपए, बलिया में 5,300 रुपए, हरदोई में 4,830 रुपए और मेरठ में 4,100 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। चावल पीलीभीत में 2,195 रुपए प्रति क्विंटल, लखीमपुर में 2,200 रुपए, बलिया में 1,980 रुपए, हरदोई में 2,180 रुपए और मेरठ की मंडी में 2,900 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। आलू पीलीभीत में 730 रुपए प्रति क्विंटल, लखीमपुर में 760 रुपए, बलिया में 725 रुपए, हरदोई में 820 रुपए और मेरठ की मंडी में 510 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज के अंक में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि दलहनी फसलों में क्या सामयिक कार्य किए जाएं और इस विषय पर आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप अपने सवाल सीधे हमें फोन कर प्राप्त कर सकते हैं। उन सभी प्रश्नों का हल प्राप्त कर सकते हैं और इन प्रश्नों का हल प्राप्त करने के लिए आपको फोन लगाना होगा और फोन नंबर्स आपको जल्दी से नोट करने होंगे। हमारे फोन नंबर्स हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 180 5233, 0522 2288 698, 0522 2220 5756। इन नंबर्स पर फोन करके आप अपने सभी प्रश्नों का सीधे हमसे हल प्राप्त कर सकते हैं और आपके सभी प्रश्नों का हल देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर से प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील कुमार सिंह जी। आप सीधे उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा अपने सभी किसान भाई की तरफ से कि जो रबी दलहनी फसल है उसमें अगर सामयिक तौर पर बात करें तो क्या इसका सही समय है बुआई का? देखिए, रबी की जो 3 फसलें प्रमुख रूप से हैं, एक तो चना है, दूसरा मसूर है, तीसरी मटर है। पिछले 2-3 सालों से जो हम लोग वैज्ञानिक लोग अनुभव कर रहे हैं कि जाड़े में जो बरसात हो रही है, तो पहले हम लोग अक्टूबर में इन तीनों फसलों को बोने की संस्तुत करते थे, लेकिन 3 साल से जो अनुभव पाया गया कि जाड़े की बरसात जो
ज्यादा अक्टूबर में बुआई होने से उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो अब किसान भाइयों को हम लोग सलाह देते हैं कि बुआई जो है 5 नवंबर से शुरू करके जो चना है पहले बोएं, मसूर बोएं, मटर को तो 20 नवंबर 25 नवंबर तक भी किसान भाई आसानी से रबी में बुआई कर सकते हैं। अगर 15-20 दिन की अगर शिफ्टिंग कर देते हैं, पहले हम लोग 15 अक्टूबर तक चना बोने की बात करते थे, मटर को 30 अक्टूबर तक, लेकिन अब हम लोगों ने देखा है कि 2-3 साल से जो और जितना ही पहले बोते हैं उसमें ज्यादा ही नुकसान होता है जो थोड़ा सा 10-15 दिन लेट करके बोते हैं। तो और इस साल चूंकि अभी तक बरसात बहुत कम हुई है, तमाम क्षेत्रों में बहुत ही कम हुई है, इसलिए और तापक्रम भी बहुत ज्यादा रहा है, तो ऐसे में जो है ना नमी का प्रतिशत जमीन में बहुत कम है। तो अब धीरे धीरे टेम्परेचर भी, अब तापक्रम भी कम हो रहा है, तो किसान भाई धीरे धीरे पलेवा करके जहां पर पानी के साधन है, अब इन फसलों की बुआई जो है 5 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक संपन्न कर सकते हैं जी। अगर जो प्रजातियों का चयन करना, हाँ देखिए, ये प्रजातियां प्रमुख रूप से दलहनी फसलों में प्रजातियां बहुत ही अहम हैं, क्योंकि इन प्रजातियों के प्रयोग करने से ही तमाम जो बीमारी, जो बीज जनित रोग लगते हैं वो नहीं लगते हैं। तो पैदावार में बहुत 25 से 30% केवल अकेले प्रजातियों के अच्छे चुनाव से अगर किसान भाई बुआई करते हैं तो अच्छा पैदावार होती है। तो जैसे चना है, चना में बहुत अच्छी प्रजाति है, इसे उकठावरोधी 2 तरह के चना होता है, एक देसी चना होता है, एक काबुली चना होता है। तो देसी चना में जैसे कि एक जवाहर चना 16 है जिसको जेजी 16 बोलते हैं, डीसीपी 92 3 प्रजाति है, केजीडी 1168 है, आलोक है, ये 3 नई प्रजातियां हैं जिनका कि किसान भाई अपने खेत में जो है 30 कुंटल प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से काबुली में जो है शुभ्रा उज्जवल, ये 2 प्रजातियां भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर से पिछले 3-4 साल में निकाली गई हैं, नई प्रजातियां हैं। तो जो काबुली है चना, इससे बोने से क्या होता है कि पैदावार भी के साथ साथ किसान भाइयों को अच्छी आमदनी, जो देसी चना उसकी तुलना में 1.5 से दुगना इसमें जो है प्रति किलो जो है इसका दाम मिलता है। तो ये 2 प्रजातियों का किसान भाई बीज जो है दलहन संस्थान उपलब्ध है, काबुली चना की बुआई कर सकते हैं। उसी तरीके से मसूर है, मसूर में जो है 2 तरीके का मसूर है, एक तो बड़े दाने का मसूर, एक छोटे दाने का। जब हमारा बुंदेलखंड के जो 7 जनपद हैं, जिसमें कि झांसी है, ललितपुर है, जालौन है, बांदा, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, इन 7 में बड़े दाने के किसान जो है मसूर पसंद करते हैं। तो वहां के लिए IPL 316 है, IPL 406 है, IPL जो है 81 है, और एक बहुत पुरानी प्रजाति अब हो गई लेकिन फिर भी किसान पसंद करते हैं, DPL 62 है। इन प्रजातियों की बुआई करें। जहां पर धान वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि हमारा रुहेलखंड बरेली मंडल है, या हमारा पूर्वी उत्तर बलिया, गाजीपुर, चंदौली, बनारस के एरिया में जहां धान होता है, उसके बाद छोटे दाने की, तो वहां एक जो है मालवी मसूर 57, जिसको एचयूएल 57 के नाम से जानते हैं, उसको हम मालवी विश्वनाथ भी बोलते हैं, और दूसरा जो है एक नरेंद्र मसूर 1 है। ये प्रजातियां, दोनों प्रजातियों का दाना जो है मध्यम आकार का होता है। इन प्रजातियों को किसान भाई जो है 15-20 नवंबर तक बो सकते हैं। तीसरी जो हमारी प्रमुख फसल है जो मटर है, मटर में हमारा संस्थान जो है सब्जी मटर में नहीं काम करता, सफेद मटर काम करता है। तो सफेद मटर में हमारी जो प्रजातियां हैं वो प्रकाश हैं, विकास हैं, और इसके बाद अमन है, आदर्श है। इन प्रजातियों की बुआई किसान भाई जो है आसानी से करके, क्योंकि इनमें किसी प्रकार का जो एक मटर का जो रोग होता है ना, जिसमें सफेद बुकनी रोग कहते हैं, जिसमें कि मतलब वो पूरी की पूरी जो फलियां हैं ना उस पर सफेद सफेद वो हो जाता है, उसमें दाने फिर अच्छे नहीं बनते हैं, तो जिसको कि पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। उसके प्रति ये 4 प्रजातियां, प्रकाश, विकास, अमन और आदर्श, ये 4 प्रजातियां जो है पूरी तरीके से जो है उसके प्रति रेसिस्टेंट है, तो उसमें कोई बीमारी नहीं लगती है। और मटर में किसान भाई बताना चाहेंगे कि 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई करेंगे तो अच्छी पैदावार मिलेगी। मसूर में अगर छोटा दाना है तो 16 से 20 किलोग्राम, बड़ा दाना है तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई बुआई करें। और अगर उर्वरक प्रबंधन, उर्वरक की बात आती है, शुरू में देखिए दलहनी फसलें तो नाइट्रोजन के लिए जो है पूरा एक फैक्ट्री कही जाती है। वायुमंडल में जो 78.5% नाइट्रोजन उड़ रहा है, तो प्रकृति ने दलहनी फसलों को ऐसा गुण दिया है कि वायुमंडल के नाइट्रोजन का एकीकरण जमीन में करती हैं। लेकिन शुरू में उनके स्टार्ट जैसे 25-30 दिन के पौधे हो जाते हैं, तब वो प्रक्रिया जो है वायुमंडल नाइट्रोजन का शुरू होता है एकीकरण का। उसके पहले उनको कुछ न कुछ उर्वरक स्टार्टर के रूप में देना चाहिए। तो फास्फोरस
वाली जो खाद होती है उनका देना, क्योंकि नाइट्रोजन तो दलहनी फसलें स्वयं बनाती हैं। तो इसके लिए जो है डाई अमोनियम फास्फेट जिसको कहते हैं डीएपी खाद बुआई के समय 40 किलोग्राम प्रति एकड़ माने 100 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, चाहे वो चना हो, चाहे मटर हो, चाहे मसूर हो, तीनों में डालना चाहिए। हाँ, बस इतना किसान भाई ध्यान रखें कि इसको बुआई के समय ही जो है ये खाद जो है डाल दें। और आजकल सल्फर तत्व की बात होती है, सल्फर के लेकर किसान भाइयों को जिप्सम बाजार में उपलब्ध है या हमारे जो कृषि विभाग हैं उनके यहाँ उपलब्ध है, तो उसमें कम से कम 3 बोरी 50-50 किलो की माने 150 किलोग्राम अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाई मिलाते हैं तो 20 किलोग्राम जो सल्फर की संस्तुत प्रति हेक्टेयर है तो उसकी उपलब्धता जो है हो जाती है। तो डीएपी से और जो है जिप्सम से मिला करके हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर की मात्रा को पूरा कर सकते हैं। दूसरा एक सबसे बड़ी बात होती है आजकल जैविक उर्वरक, जिससे हमारा वायुमंडल के नाइट्रोजन का यौगिकीकरण और हो। तो राइजोबियम कल्चर हर क्रॉप फसल का अलग होता है, चना का अलग, मटर का अलग, मसूर का अलग। तो 200 ग्राम का एक कल्चर का पैकेट आता है जो 10 किलोग्राम के बीज उपचार के लिए अच्छा होता है। तो किसान भाई सब लोग जानते भी हैं, लेकिन एक इसमें सावधानी है कि इसको जो 200 ग्राम का कल्चर है इसको अगर बीज शोधन करना 10 किलोग्राम, तो पहले हम क्या करते हैं, आधा लीटर पानी लेते हैं, उसमें 100 ग्राम जो है चीनी या गुड़ मिला करके गर्म कर लेते हैं। जब घोल पूरी तरह से ठंडा हो जाए छाया में, तो उसमें 200 ग्राम का कल्चर डालकर पूरी तरीके से मिला लें और बोरी पर 10 किलो बीज रख करके छाया में रख करके उसको बीज में मिला लें, जिसमें कि हर बीज में जो है कल्चर चिपक जाए। तो ये बड़ा बढ़िया चीज है, बहुत सस्ता है, 15 से 20 रुपया में एक पैकेट जो है हर जगह जो है सरकारी कृषि विश्वविद्यालयों से लेकर के जो हमारे सरकारी कृषि विभाग हैं उनके स्टोर पर उपलब्ध है। दूसरा जो सबसे बढ़िया एक चीज है पीएसबी, फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया, माने जो हमारे डीएपी देते हैं तो उसमें जो होता है 25-30% ही पौधे ले पाते हैं, तो उसकी उपलब्धता पौधों को और ज्यादा बढ़ जाए, इसलिए पीएसबी कल्चर का भी प्रयोग जो है आजकल संस्तुत किया जाता है। ये भी 15-20 रुपए का ही एक पैकेट आता है। तो बहुत अच्छी दोनों हमारी जो जैविक उर्वरक है राइजोबियम कल्चर और पीएसबी करने से भी उत्पादकता में 10 से 15% की वृद्धि होती है। और सब जो अगैती अरहर की फसल उसमें क्या सुझाव, क्या देखिए अगैती अरहर जो है बुआई इसकी जो है तमाम जगह हमारे जो इसे अगर देखा जाए फिरोजाबाद या आगरा मंडल या इधर बुलंदशहर में हमारे किसान भाई तमाम अप्रैल के महीने में ही कर देते हैं। तो आज जो फसल है वो लगभग जो है फूल और फली, मतलब जो पहले की बोई गई फली तो फली की अवस्था में है, तो ये 15 से 20 नवंबर के बीच में कट जाएगी। ज्यादा से ज्यादा जो लोग जून में बोए हैं वो फसल जो है 5-10 दिसंबर तक कट जाएगी। माने फसल जो है इस समय पूरी तरीके से फली और फूल में है, तो इसमें फली बेधक कीट के लगने की संभावना इस समय रहती है जो फलियों में छेद कर देता है। तो क्यों न किसान भाई उसकी पूरी तरह से निगरानी करें और उसमें जो है अभी से एक प्रबंधन एक बार दवा छिड़काव कर दें, उससे 10-15% की वृद्धि अपने आप हो जाती है। उसके लिए एक इंडोक्साकार्ब दवा है। इंडोक्साकार्ब दवा मतलब 15 लीटर का अगर पीठ का स्प्रेयर है तो उसमें 3 ढक्कन, माने 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर दवा। अगर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल है तो लगभग 1 लीटर जो है इंडोक्साकार्ब वो किसान भाई खरीद लें। अगर 1 एकड़ में उन्होंने अगेती अरहर लगाई तो 400 मिलीलीटर माने 400 ml दवा खरीद करके किसान भाई अगर सामयिक उसका जो है पूरी तरह से छिड़काव स्प्रेइंग कर देते हैं तो उनको 15-20% जो है उत्पादकता में इजाफा मिलता है। साथ ही साथ जो फली बेधक का उसका अच्छी प्रकार से प्रबंधन हो जाएगा। इसलिए अगेती अरहर में इस समय जहां भी किसान बुआई बोए हों उसकी पूरी तरीके से निगरानी करें और इसका कीटनाशी का छिड़काव अवश्य करें। डॉक्टर साहब जैसे कि उर्वरक प्रबंधन करते हैं तो पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए कब डालना है, कितनी मात्रा डालनी है। बिल्कुल साथ साथ एक सिंचाई भी बहुत जरूरी होती है। नहीं, बिल्कुल सिंचाई इसलिए जरूरी होती है। देखिए विशेष करके जैसे इस साल आप देख रहे हैं किसान भाई महसूस कर रहे हैं कि हमारी जो रबी की जो फसल है चना मटर मसूर ये पूरी तरीके से मतलब एक तरीके से बहुत नमी जमीन में है नहीं, पलेवा करके बुआई की जाएगी, क्योंकि कहीं भी ऐसी नमी नहीं है कि किसान भाई जो है उस संचित नमी में, जैसे बुंदेलखंड एरिया है पानी के साधन कम है और लोग संचित नमी में खरीफ के संचित नमी बुआई करते थे, खरीफ में बरसात बिल्कुल नहीं हुई है तो जमीन बहुत मतलब उसमें एक तरीके से नमी नहीं है। तो निश्चित ही है कि बुआई के 45 से 60 दिन के बाद हम लोग चना या मसूर में बुआई के बाद जो है सिंचाई संस्तुत करते हैं। तो जहां भारी मिट्टी है वहां तो ठीक है 45-50 दिन, लेकिन जहां हल्की मिट्टी में अगर चना मसूर किसान भाई बोते हैं तो इस बार 30 से 35 दिन बाद ही
चूंकि जैसे हमारा हर जगह बात हो रही है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो हमको तमाम चीजों में, तकनीकों से लेके, बुआई से लेके तकनीकों प्रबंधन में हमको तमाम बदलाव करना पड़ेगा। तभी जलवायु परिवर्तन सामना करके हम लोग प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं। इसलिए 30 से 35 दिन बाद ही सिंचाई करें। हाँ, एक बात अवश्य ध्यान रखें किसान भाई कि दलहनी फसलों में विशेष करके चना, मसूर में फूल आते समय सिंचाई न करें। जब फूल की अवस्था में सिंचाई करते हैं तो पूरी तरीके से फूल जो है झड़ जाता है, फिर 15-20 दिन उसको समय लगता है फूल आने में। तो ऐसे फूल आ रहा हो तो उसमें सिंचाई बिल्कुल रोक दें। हाँ, मटर में बहुत ही महत्वपूर्ण है 30 से 35 दिन बाद सिंचाई करें, और सिंचाई के बाद मटर में किसान भाई 50 किलोग्राम की दर से यूरिया की टॉप ड्रेसिंग भी करें, क्योंकि मटर एक ऐसी फसल है जो बाद में यूरिया खाद या नाइट्रोजन के प्रति जो है उसमें प्रभाव आता है, उत्पादकता में वृद्धि होती है। चना, मसूर में किसी प्रकार के नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग सिंचाई के बाद करना पूरी तरीके से वर्जित है, लेकिन मटर में 50 किलोग्राम अगर आप पहली सिंचाई के बाद किसान भाई कर देते हैं तो आपकी उत्पादकता कम से कम 15 से 20% तक जो है बढ़ जाती है, क्योंकि मटर में जो है उर्वरक का, नाइट्रोजन उर्वरक का रिस्पांस जो है सिंचाई के बाद करने से ये हम लोगों के जो है प्रयोगों में, अनुसंधान में पाया गया है। फसल सुरक्षा के लिए किसान भाई कैसे तैयार? देखिए, फसल सुरक्षा के लिए जैसे आपका चना है या मटर है या मसूर है, एक तो देखिए बुआई के समय ही बात आती है कि आजकल जो है ना बीज का, जैसे मान लीजिए अगर किसान भाई बीज अवरोधी प्रजातियां नहीं पाए, क्योंकि सब लोग प्रजाति नहीं पाते हैं, तो क्यों ना हम लोग शुरू से ही फसल की सुरक्षा भूमि शोधन से ही शुरू करें। तो जैसे हम लोग जैसे पहले आजकल बताते हैं कि जैसे क्लोरोपाइरीफास है, उसी से हम लोग जो है उसके क्लोरोपाइरीफास का जो डस्ट है वो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई के समय अगर हम भूमि शोधन कर देते हैं तो जो हमारे जमीन में जो कीड़े होते हैं दीमक से लेकर के और उनका जो है प्रभाव कम हो जाता है, तो फसल को हानि कम पहुंचाते हैं। इसी प्रकार से बीज जनित रोग जो लगते हैं उनके प्रभाव कम करने के लिए आजकल जो है कार्बेंडाजिम है, बाबास्टीन है, इनको 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम बीज शोधन, हमारे वैज्ञानिकों ने जो तकनीक निकाली है, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ आजकल इसमें भी जैविक बीज शोधन की बात आती है। ट्राइकोडर्मा, हर जगह आजकल ट्राइकोडर्मा उपलब्ध है, और अगर अच्छे संस्थानों से लेते हैं तो इसके अच्छे प्रभाव भी हैं। तो 5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से ट्राइकोडर्मा के द्वारा अगर हम बीज शोधन कर देते हैं तो हमारे 10 से लेकर के 15% तक जो रोग है उसका प्रबंधन जो है हो जाता है। तो इन बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इनको शुरू में अगर किसान भाई कर लेते हैं तो जो रोग लगने की संभावना है वो कम हो जाती है। हाँ, बाद में यह है कि जैसे कीड़ा आने की बात आती है, तो जैसे कि आपका चना है, इसमें बाद में जो कीड़ा आता है जिसको कि हम लोग फली बेधक इसमें भी लगता है, लेकिन ये फली लगते समय ही लगता है। तो फली लगते अभी जैसे चना की बुआई होगी उसके करीब 70 से 75 दिन बाद जो है फलियां चने में लगना शुरू होती हैं। लेकिन यह है कि किसान भाई को मैं सतर्कता के तौर पर बताना चाहता हूं कि अगर शुरू से अगर हम इंतजाम कर लें, खेतों की निगरानी कर लें, अगर प्रति 10 पौधों में अगर आप देखते हैं कि अगर पौधों को झाड़ते हैं तौलिया पर या कागज अखबार रख करके आपको 1-2 लार्वा भी हरे हरे रंग के रेंगते हुए मिलते हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि आपके खेत में फली भेदक कीट आ चुका है। अगर उसका सामयिक प्रबंधन कर देते हैं तो दवा में भी पैसा कम खर्च होता है और पैदावार भी अच्छी मिलती है। तो मैं तो यही किसान भाइयों से कहूंगा कि वो लोग अच्छे से अच्छे मतलब समय से इसका जो है नियंत्रण करें और प्रबंधन करें, और इसके लिए भी दवा जो है इंडोक्साकार भी सबसे अच्छी दवा है, जो सभी कृषि रक्षा इकाई से लेकर के जो अच्छे प्राइवेट हमारे जो कीटनाशी बेचने वाले हैं तमाम बाजारों में छोटे छोटे, ये अगर इंडोक्साकार जो है वही 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर माने 15 लीटर का अगर पीठ का स्प्रेयर है उसमें 3 ढक्कन दवा मिला करके किसान भाई जो है छिड़काव करें तो बहुत अच्छा है शुरुआत की दौर में, क्योंकि जब ज्यादा कीड़ा लग जाता है तो कोई दवाई उतनी प्रभावी नहीं होती है। उसी प्रकार से जैसे कि मसूर है, मसूर की जो फसल है कभी कभी क्या होता है जब बदली या इस तरीके का मौसम हो जाता है तो उसमें माहू का जो है बहुत ज्यादा प्रकोप हो जाता है कभी कभी। तो माहू के प्रति जो है हमारी एक प्रजाति है
जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर की है, जिसका नाम है DPL 62। अगर इस प्रजाति का बीज किसान भाई को चूंकि अभी बुआई करना है, अगर इस प्रजाति का बीज अगर उनको कृषि गोदाम से लेकर या राष्ट्रीय बीज निगम है, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम है या विश्वविद्यालय है, जहां भी मिलता है, अगर इसका बोते हैं तो खुद अनुभव करेंगे कि अन्य मसूर की प्रजातियों की तुलना में इसमें माहू का प्रकोप बहुत ही कम होता है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम शुरू में प्रजातियों का ही अच्छा चयन कर लें तो उसमें कीड़े ही कम लगे तो बाद में प्रबंधन करने की जरूरत ही नहीं होती है। लेकिन अगर माहू कीड़े का प्रकोप है, ये प्रजाति का बीज नहीं मिलता है, तो किसान भाई बहुत एक सस्ती दवा है, बहुत पुरानी दवा हो गई है, डाइमेथियोड जिसको कहते हैं, जिसको रोगार भी बोलते हैं, इसको जो है 1 लीटर पानी में 1.5 मिलीलीटर, माने उसको अगर मान लीजिए 15 लीटर का स्प्रेयर है तो उसको 4 से 4.5 ढक्कन जो है दवा उसमें मिला करके किसान भाई अगर एक हल्का सा भी छिड़काव कर देते तो माहो बहुत छोटा छोटा कीट होता है, वो पूरी तरीके से उससे धुल जाता है और माहो कीट का नियंत्रण बड़े आराम से जो है हो जाता है। और जैसे सिंचाई की हम लोग बात कर रहे थे, उसमें चना है या मसूर है या अरहर है, तो इन सब में अलग अलग ध्यान रखना पड़ेगा या लगभग एक जैसा? नहीं, देखिए मटर है, मटर में अगर थोड़ा पानी ज्यादा भी लग जाता है तो मटर में सहनशीलता है, वो सहन कर लेती है, नमी जरा अगर हाँ, तो दिक्कत नहीं है। हाँ, इसीलिए मटर को हमेशा बताया जाता है कि भाई उसको सिंचित क्षेत्र में ही बुआई करें। लेकिन जैसे मसूर है, मसूर हमेशा देखिए बुंदेलखंड में भी भारी मिट्टी में हो जाता है। इधर जैसे मैंने बताया कि बरेली मंडल है या चंदौली, बलिया, गाजीपुर है, ये धान के बाद होता है, तो धान वाली जो मिट्टी होती है चिकनी होती है। तो किसान भाइयों के लिए भारत सरकार द्वारा बहुत अच्छी योजना चलाई जा रही है जिसको कहते हैं माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन में स्प्रिंकलर, जिसको बौछारी सिंचाई कहते हैं, अगर चना और मसूर को किसान भाई 2 बार अगर बौछारी सिंचाई कर, क्योंकि देखिए मसूर की जड़ें बहुत ही कमजोर और बहुत कम नीचे तक जाती हैं, क्योंकि मसूर को आप जानते हैं किसान भाई कभी काटते नहीं, उसको उखाड़ा जाता है, तो सीधे पानी लगाएंगे। तो उखाड़ने का मतलब यह है कि अगर वो बौछारी सिंचाई किसान भाई करते हैं, जितनी उसकी मांग है बहुत अच्छा मसूर पैदा होगा। अगर आप जल भरा, जिसे गेहूं में पानी देते हैं, अगर खेत काट करके भर देंगे तो पूरा का पूरा मसूर जो है वहीं दब जाएगा, पैदावार जो होनी है वो भी नहीं होगी। अगर आपको उस तरह सिंचाई करना है तो जगह जगह पर कियारी बना बना करके पानी, जैसे एक कियारी में थोड़ा हो जाता है फिर काट के दूसरी कियारी में ले जाए, अगर स्प्रिंकलर नहीं है तो माने हल्की सिंचाई अगर किसान भाई करते हैं तभी मसूर चना की पैदावार जो है उनको अच्छी मिलेगी, क्योंकि ये दोनों फसलें ऐसी हैं जिनको बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए। इसीलिए देख रहे हैं आप पिछले 2-3 साल जो जनवरी से लेकर मार्च तक बरसात होती है, सबसे ज्यादा प्रभाव जो है चना होता है, इसके बाद मसूर, मटर में सबसे ज्यादा कम प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि अगर शुरुआत से ही ध्यान रखे किसान भाई कि अगर सिंचाई करनी है तो कितनी मात्रा में, खासकर उर्वरक प्रबंधन करना है तो कब कितना डालना है, ये ध्यान रखें। और जैसे कि बात की जाती है कि फसल सुरक्षा शुरू से ही अगर ध्यान रखा जाए तो दिक्कत ना हो। जैसे कि डॉक्टर साहब अगर अन्य कोई आप, क्योंकि वैज्ञानिक सलाह कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, जो परंपरागत तरीके पर हम किसान भाई करते रहते हैं वो तो है ही है, आपके हिसाब से और क्या मुख्य बात है? नहीं, अभी देखिए एक सबसे जो प्रमुख बात है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें कि आता है खरपतवार नियंत्रण जी। क्योंकि देखिए दलहनी फसलों में खरपतवार की एक बहुत बड़ी समस्या है, विशेष करके जो बुंदेलखंड है वहां पर भी समस्या है और भी क्षेत्रों में, क्योंकि बुंदेलखंड हमारा जो साथों, मैं बुंदेलखंड की बार बार बात इसलिए कर रहा हूं कि हमारे प्रदेश का 70% जो क्षेत्रफल है दलहनी फसलों का जो आच्छादन है अकेले 7 जिलों में होता है। तो निश्चित तौर पर उन किसान भाइयों के लिए हमेशा बात करनी चाहिए, क्योंकि दलहन का जो भी आज शेयर है 60-65% उत्पादन का और एरिया तो लगभग 70% है, वो अकेले बुंदेलखंड के 7 जनपद हैं। तो खरपतवार नाशी के लिए वो बुआई के तुरंत बाद 24 घंटे के बाद करना चाहिए। पेंडिमेथिलिन डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि सामयिक तौर पे क्या ध्यान रखना है, इन सब बातों का किसान भाई ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर अपने खेत में एक बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और बाजार में एक बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, बिल्कुल सामयिक तौर पर किन किन बातों का ध्यान रखना है, अगर वो छोटी छोटी बातें, सिंचाई है, उर्वरक कब कब डालना है, किस समय डालना है, नमी कितनी रखनी है, अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर बेहतर उत्पादन प्राप्त होगा। ऐसी विभिन्न जानकारी लेकर समय समय पर हम आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।